गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज़ादी की चिंगारी सुलगी वो मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वाला लिपटी वो मेरे बदन में है। मौत जहां उन्हें तो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा आज भी मेरे कफन में। शहीद आजम भगत सिंह और शहीद दिवस पर आपके लिए एक छोटा सा शेर था। इसी के साथ ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित पूरा का पूरा टॉपिक है वो मैक्सवेल के समीकरण और नियम पर आधारित है। तो इसी के साथ ही उन्हीं का अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर है हमारे पास मैक्सवेल के समीकरण व नियम। इसमें हमारे पास मैक्सवेल के समीकरण में पहला नियम है वह जिस मैक्सवेल के समीकरण और नियम चार है हमारे पास। पहला है मैक्सवेल का स्थिर विद्युत्की का नियम, दूसरा रह जाएगा स्थिर चुंबकीय का नियम, तीसरा रह जाएगा फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम और चौथा रह जाएगा एम्पियर का नियम। इन्हीं चार नियमों पर आधारित चार समीकरण हैं जिनको मैक्सवेल की चार समीकरण कहते हैं। चार वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए नियमों को इन्होंने एक समीकरण का रूप दिया है। सभी समीकरणों को एक जगह रूप में बना दिया गया मैक्सवेल के द्वारा, इसीलिए इन चारों नियमों को मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। गाउस के नियम को, चुंबकीय प्रेरण वाले के नियम को, फैराडे के नियम को, हेनरी एम्पियर के नियम को, सारे नियमों को उन्होंने एक में जोड़ दिया। तो हमारे पास जैसे पहला नियम है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, जो नियम आधारित है हमारे पास विद्युत स्थिर विद्युतीय नियम। इस नियम को गाउस का नियम के नाम से भी जाना जाता है, गाउस का नियम। इसी नियम को मैक्सवेल के प्रथम समीकरण के अनुसार लिखा जाता है। अब देखो स्थिर विद्युत का नियम है गाउस का नियम। गाउस का नियम कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, विद्युत पर आधारित है तो ई से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से। किसी भी पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें आवेशों के बीजीय योग व उसकी विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आवेशों के बीजीय योग और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये रह जाएगा हमारे पास गाउस का नियम। गाउस के नियम में जो ये बीजीय योग आवेश का होता है क्यू के बराबर होता है। आवेश को लिखते हैं क्यू से, विद्युतशीलता लिखते हैं एफ साइन से। एफ साइन का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। इसी नियम पर आधारित कुछ और भी है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एफ साइन नॉट। ये वाले में ये समीकरण नंबर जाएगी 2 वाले में। विद्युत फ्लक्स पर आधारित एक इक्वेशन और वाले में काउंट रह जाएगी हमारे पास, जिसको लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ ए है। कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल है ए, तो तीव्रता है E, तो फ्लक्स का मान क्या रह जाएगा? तो फ्लक्स बराबर रह जाएगा फाई E बराबर, फ्लक्स बराबर रह जाएगा हमारे पास E डॉट dA। हाँ E डॉट dA ये रह जाएगा किसी पृष्ठ पर उपस्थित तीव्रता और वह फ्लक्स के रूप में। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। यदि आवेश घनत्व किसी आयतन के लिए आवेश घनत्व आयतन पर रो हो तो आवेश क्या रह जाएगा? वहां पे रह जाएगा आवेश का मान रह जाएगा, आवेश घनत्व आयतन के लिए है तो आवेश घनत्व के लिए रो dV
ये रो बराबर क्यू अपॉन वी होता है, उसी इक्वेशन से ये बनाया जा सकता है। तो हम समीकरण नंबर 4 का मान 2 में रखते हैं। 4 का मान अगर आप 2 में रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगी, फाई ई बराबर रो डी वी, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी एप्सिलॉन वाले में। ये इक्वेशन नंबर जाएगी हमारे पास 5। तो समीकरण नंबर 5, अब एप्सिलॉन यानी कि हमारे पास फ्लक्स के बराबर एक इक्वेशन तो ये रह जाएगी और एक फ्लक्स की तीव्रता के बराबर में हमारे पास ये रह जाएगी। तो 5 और 3 से हम लिख सकते हैं कि E डॉट dA बंद पृष्ठ के लिए हमारे पास रहेगा E डॉट dA, ये है तीव्रता के लिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो dV, ये हमारे पास बना। इस इक्वेशन में यह पृष्ठीय समाकलन के रूप में, ये आयतन समाकलन के रूप में, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, उसके अनुसार हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से E डॉट dA इसे हम डेल डॉट E dV के रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डेल लगा देते हैं तो पृष्ठीय समाकलन आयतन समाकलन में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप E डॉट dA की जगह डेल डॉट E dV लिखा जा सकता है। यानी कि डाइवर्जेंस के प्रमेय के अनुसार पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में, आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जाएगा डेल डॉट E dV इंटीग्रेशन वाले में काउंट इक्वल्स टू, इसकी जगह इक्वेशन ये लिखा गया, ये है 6, ये है 7, तो 7 का मान रखा गया 6 में। E डॉट dA की जगह ये वैल्यू रख दी गई, बाकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो dV, ये भी आयतन समाकलन के रूप में, ये भी आयतन समाकलन के रूप में, तो ये रह जाएगा डेल डॉट E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जी। इसमें इंटीग्रेशन में, ये भी इंटीग्रेशन में, ये भी बंद समाकलन में, ये भी कोसाइन है, ये भी dV में, ये भी dV में, दोनों समान रूप से रह जाएंगे। तो स्वैच्छिक आयतन के द्वारा, स्वैच्छिक आयतन के द्वारा हम ये लिखा जा सकता है। यही हमारे पास मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। इस समीकरण का लास्ट इक्वेशन यही है, इसको चेंज के रूप में आप भी ले सकते हैं। एप्सिलॉन को E से गुणा किया जाए तो डेल डॉट एप्सिलॉन E इक्वल्स टू जाएगा रो बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन E बराबर होता है डेल डॉट D बराबर एफ रो, डेल डॉट D बराबर रो। यह हमारे पास मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। यह हमारे पास प्रथम समीकरण रह जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन निकाल लें। ये तो है हमारे पास प्रथम समीकरण, जिसमें देखो नॉर्मल वाले में यह है गाउस की नियम के अनुसार, यह बंद पृष्ठ में तीव्रता के अनुसार, ये आवेश घनत्व के कारण आवेश है। इन दोनों समीकरणों को, इसका मान है Q का मान समीकरण नंबर 2 में रखा गया है, ये 2 में रख दिया गया। अब हमारे पास दोनों इक्वेशनों को जो फ्लक्स के सापेक्ष फाई E बराबर, ये भी फाई E के बराबर है और ये भी फाई E के बराबर है, ये तीव्रता के लिए, ये आवेश के लिए, इन दोनों की भी समानता रखने वाले ये काउंट है। ये dV के साथ dA के सापेक्ष है, dV के सापेक्ष है, दोनों को बराबर करने के अनुसार डाइवर्जेंस प्रमेय लागू करने पर ये इक्वेशन प्राप्त हुई। ये भी dV में, ये भी dV में। अब बराबर इसको स्वैच्छिक आयतन समाकलन के रूप में ले सकते हैं। यानी इक्वेशन तो ये काम में रह जाएगी, फॉर्मूला इस रूप में ही रहेगा। आगे बढ़ो। अब हमारे पास नेक्स्ट दूसरा रह जाएगा स्थिर चुंबकीय का नियम। यह स्थिर चुंबकीय का नियम रह जाएगा। इसका नियम कहता है
कि किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, जैसे कोई बंद पृष्ठ है, इसमें इसके बाहर आने वाली तथा जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बराबर होती है, या कह सकते हैं आने वाली तथा जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का बीजीय योग 0 के बराबर होता है। इसका नियम बस इतना सा रह जाएगा कि देखो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं का बीजीय योग 0 होता है, या ऐसा नियत होता है। तो B डॉट DA चुंबकीय बल रेखाओं किसी में काउंट हो जाएगी, इसका मान होता है 0 में। अब इसको गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार ये भी लिख सकते हैं, डेल डॉट B dV बराबर 0 वाले में हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन स्वैच्छिक आयतन समाकलन के रूप में बस इतना से लिख सकते हैं, डेल डॉट B बराबर 0। स्थिर चुंबकीय का नियम में हमारे पास सिर्फ इतना ही है, यही मैक्सवेल का दूसरा समीकरण है। नियम सिर्फ इतना समझिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं का बीजीय योग 0 होता है या नियत होता है, ये वाला नियम ये रहेगा हमारे पास दूसरा नियम। अब आते हैं तीसरे नियम पर आधारित। तीसरा नियम है फैराडे के नियम पर आधारित, चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम कहता है कि किसी चुंबकीय फ्लक्स ये फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में कमी में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। बस इतना सा। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यही हमारे पास फैराडे का नियम था, ये हमारे पास। अब देखो तीव्रता पर आधारित विद्युत वाहक बल में हमारे पास रह जाएगा कि तीव्रता a के समाकलन के बराबर रहती है या होती है, इतना सा। E डॉट dl इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 वाले में इतना सा। इस इक्वेशन में एक यदि चुंबकीय फ्लक्स phi m है, चुंबकीय फ्लक्स का मान phi m है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास phi m के बराबर रह जाएगा इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ B डॉट dA। चुंबकीय फ्लक्स का मान phi m है, तो चुंबकीय क्षेत्र B होगा, उसके अनुसार चुंबकीय फ्लक्स का मान किसी निर्गत बंद पृष्ठ B डॉट dA के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 वाले में काम करता है। आगे वाले इक्वेशन में phi m बराबर B डॉट dA इक्वेशन इतना सा रह जाएगा। अब आगे phi m बराबर phi इंटीग्रेशन B डॉट dA वाले में phi m की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रखते हैं हमारे पास। इन दोनों इक्वेशनों को भी आपस में बराबर रखा जा सकता है, क्योंकि यह विद्युत वाहक बल के बराबर है। विद्युत वाहक बल के अनुसार ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास। इस इक्वेशन में हमारे पास इन दोनों इक्वेशनों को आपस में बराबर कर जाए तो हमारे पास ये रह जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट dl। हेलो, E डॉट dl हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन में ये रह जाएगी बराबर माइनस ये देखो डेल अपॉन डेल t। phi m की जगह वैल्यू ये रखते हैं समीकरण नंबर 3 वाले, ये देगा इंटीग्रेशन B डॉट dA इतना सा रह जाएगा, यानी कि समीकरण नंबर 3 का मान 1 में और 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से 3 का मान हम रखते हैं 1 में,
तो ये इक्वेशन बना दी गई। इस इक्वेशन में देखो ये dl के सापेक्ष है, यह रेखीय समाकलन के सापेक्ष है, ये पृष्ठीय समाकलन के सापेक्ष है। तो यहां पे लगती है स्टोक्स की करल की स्टोक्स प्रमेय। करल की स्टोक्स प्रमेय ये कहती है कि कभी भी E डॉट dl इसे रेखा समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में, पृष्ठीय समाकलन को रेखा समाकलन में इंटरचेंज किया जा सकता है। ये रेखीय समाकलन है, इसको करल की स्टोक्स प्रमेय के अनुसार ये रेखा समाकलन के सापेक्ष है, ये पृष्ठीय समाकलन के सापेक्ष है। तो करल की स्टोक्स प्रमेय के अनुसार रेखा समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसमें डेल को क्रॉस में लगाना है, यानी कि सदिश गुणनफल में, जबकि गॉस की डायवर्जेंस प्रमेय में डॉट लगाया जाता है अदिश गुणनफल के रूप में। तो हम समीकरण नंबर ये 4 ये 5, समीकरण नंबर 4 और 5 है, समीकरण नंबर ये 4 और 5 से तो यहाँ पे E डॉट dl की जगह लिखते हैं डेल क्रॉस E, डेल क्रॉस E, डेल क्रॉस E डॉट dl, ये वाली इक्वेशन इसकी जगह मान रखा गया है ये वाले में, जो बराबर में है जीडी में ये करिए डेल अपॉन डेल की V डॉट dA, ये वाले में रहेगा। इस समाकलन में ये पृष्ठीय समाकलन के सापेक्ष है, ये भी पृष्ठीय समाकलन के रूप में है। तो इसे स्वैच्छिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अगर इसको पृष्ठीय स्वैच्छिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में लिखा जाता है तो डेरिवेशन ये का ये रह जाएगा, केवल पृष्ठीय समाकलन को हटाते हुए ये रह जाएगा, ये भी समाकलन में, ये भी समाकलन में, ये भी पृष्ठीय समाकलन में, ये भी पृष्ठीय समाकलन में, कितना सा जाएगा। तो डेल क्रॉस E बराबर यहाँ पे रह जाएगा बराबर में माइनस डेल P अपॉन डेल P, कितना सा यहाँ पे dA था, dA और समाकलन इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। स्वैच्छिक रूप से हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी, जिससे मैक्सवेल का तात्कालिक समीकरण कहते हैं। ये हमारे पास तीसरा समीकरण रह जाएगा, इतना सा। अब हमें इतना सा जानना है कि b के बराबर, b बराबर हमारे पास होता है म्यू h। तो अगर इस समीकरण को h यानी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में लिखा जाए तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है डेल क्रॉस E बराबर माइनस म्यू डेल अपॉन डेल T h। ये b की जगह लिख देंगे म्यू h, म्यू बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के रूप में यानी h के रूप में यह मैक्सवेल का तृतीय समीकरण रहेगा। अब हमारे पास एक अंतिम समीकरण रह गया। इस समीकरण में देखो फैराडे के नियम में E बराबर विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का में परिवर्तन, कमी में परिवर्तन की दर, कमी में परिवर्तन की दर विद्युत के बराबर होती है। तीव्रता के रूप में विद्युत होता है E बराबर E डॉट dl के रूप में। चुंबकीय फ्लक्स अगर phi m है तो चुंबकीय क्षेत्र phi m बराबर होता है V डॉट dA। मैक्सवेल के द्वितीय नियम के अनुसार जब इसकी वैल्यू होती है 0। अब हम इसका मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये E बराबर है, ये भी E बराबर है, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों इक्वेशन में इतना सा रह जाएगा। आगे वाले स्थिति में हमारे पास E डॉट dl phi क्रॉस T dA समीकरण नंबर 4 व 5 से हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इसमें स्वैच्छिक पृष्ठीय टाइल है इतना सा। अब हमारे पास मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण
यहाँ पे ये रह जाएगा चौथा समीकरण एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम पर आधारित एक समीकरण है जो आएगा वह है, उसी समीकरण को मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहते हैं। वह एम्पियर के नियम पर आधारित है। एम्पियर के नियम पर कितना कह जाएगा कि किसी भी निर्गत पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का बीजीय योग, चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का बीजीय योग उसमें प्रवाहित धारा के बीजीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर धारा का बीजीय योग म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है जो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, उसके समानुपाती रूप में रह जाएगा, जिसको म्यू रह जाएगा। नियम इतना सा है, चुंबकीय क्षेत्र में रेखा समाकलन उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीजीय योग के बराबर होता है। ये एम्पियर का नियम है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब धारा के सापेक्ष धारा घनत्व का मान कुछ इस प्रकार है। धारा घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए धारा घनत्व का किसी बंद पृष्ठ के लिए धारा घनत्व का पृष्ठीय समाकलन धारा के बराबर होता है, धारा के बीजीय योग के बराबर होता है। यदि ये आएगा समीकरण नंबर 2। यदि इस समीकरण और इस समीकरण के बीच समानता प्रदर्शित की जाए तो हमें इस समीकरण में म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समेशन का समेशन रह जाएगा म्यू और ये रह जाएगा म्यू जे डॉट डी ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 1 2 3 ये इस पर। अब इस समीकरण में तो हमने म्यू से गुणा किया गया है, तो हम इस दो समीकरण में समानता दर्शा सकते हैं क्योंकि ये म्यू आई के बराबर हो जाएगा और ये भी म्यू आई के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से क्या रह जाएगा, इन दोनों समीकरणों पर आ जाएगा। ये रह जाएगा b डॉट dl इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा म्यू इंटीग्रेशन j डॉट dA। इतना सा ये पृष्ठीय समाकलन के रूप में, ये की समाकलन के रूप में, वही वापस करल की स्टोक की करल प्रमेय, स्टोक की करल प्रमेय वह कहती है कि b डॉट dl रेखा समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में किया जाता है तो डेल को सदिश गुणनफल के रूप में लिख दिया जाता है। तो ये रेखीय समाकलन पृष्ठीय समाकलन में इंटरचेंज परिवर्तित हो जाएगा। तो ये समीकरण लिख देंगे हमारे पास 4। इनका और इस समीकरण का संबंध दर्शाया जाए तो इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी डी ए इंटीग्रेशन इक्वल्स टू म्यू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। इतना सारा जाएगा। इस समीकरण में ये भी डी के सापेक्ष है, ये भी डी के सापेक्ष है, तो इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे। इतना सा यदि डेल क्रॉस तो बना हुआ है इस समीकरण में 5 में डेल से गुणा किया जाए यानी कि अदिश गुणनफल कह सकते हैं। करल लेने पर यदि करल लिया जाए इस समीकरण का तो करल लेने पर हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो ये बनेगी डेल डॉट डेल क्रॉस बी बराबर म्यू डेल जे। इतना सा आ जाएगा। इसके इक्वेशन में हमारे पास डेल क्रॉस बी तो था, दोनों तरफ अगर करल लिया जाए, करल हमारे पास करल ली, ये रह जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार। डाइवर्जेंस का मतलब रह जाएगा हमारे पास अदिश गुणनफल करने पर।
तो डेल का दोनों तरफ अदिश गुणनफल कर दिया गया। करल का डेल, करल और स्टोक, हमारे पास अगर यहाँ पे करल लिया गया है और डाइवर्जेंस लगा दिया जाता है तो करल का डाइवर्जेंस 0 होता है। तो ये टोटल वैल्यू है डेल क्रॉस बी, ये वैल्यू हो जाएगी 0 वाले में। तो इस वाली वैल्यू में डेल क्रॉस जे, यहाँ पे म्यू है तो उसका मान कभी भी 0 नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो डेल क्रॉस बी बराबर हो जाएगा 0 वाले वैल्यू के अनुसार। इस समीकरण नंबर 5 ये 6 और ये 7 वाले वैल्यू में रह जाएगा। हमारे पास जो ये है जे धारा घनत्व है, वह दो धारा घनत्व का योग होता है। एक तो है मुक्त आवेश के कारण, एक रह जाएगा अपवहन वेग के कारण। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट के लिए, ये फ्री ऑफ करंट के लिए रहेगा, डिफ्यूजन करंट के लिए। अपवहन वेग के कारण है, ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है। दोनों में आवश्यकता वापस। अब हम इस समीकरण को इस समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस समीकरण में प्रदर्शित करेंगे तो क्या कर सकते हैं? पहले हम इस समीकरण में म्यू से गुणा करते हैं। म्यू जे बराबर म्यू डेल एफ प्लस जे एफ जे डी, इतना सा रहेगा। इस समीकरण को अगर डेल से गुणा करें वापस अदिश गुणनफल के रूप में डेल का, तो ये रह जाएगा म्यू डेल डॉट जे, ये वेक्टर क्वांटिटी में काउंट है। तो देखो ये रहेगा म्यू डेल से अगर क्रॉस किया जाए तो रहेगा डेल जे एफ, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये रहेगा डेल जे डी, इतना सा। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी डेल से गुणा करने पर। यह इक्वेशन जैसे हमारे पास बनी 8 वाले में। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारे पास रह जाएगी। इसमें ये बराबर भी 0, देखो यहाँ पे अगर हम समीकरण नंबर 6 यानी कि ये वाले में 6 इसको बनाते हैं, ये 7 ये 8 और ये रह जाएगी 9। तो अगर हम समीकरण नंबर 6 व 9 की तुलना की जाए तो म्यू जे बी इसके बराबर है, ये बराबर 0, तो ये बराबर भी 0 रहेगा। तो हमारे पास समीकरण नंबर 6 3 ये वाली रह जाएगी हमारे पास 6 9 और एक रह जाएगी 8, ये वाली म्यू डेल जे, ये बराबर है इसके और ये बराबर है 0, तो ये बराबर भी 0 के बराबर रहेगा। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर रह जाएगी। इस समीकरण में फिर वही सेम सिचुएशन कि ये बराबर अगर 0 है तो ये बराबर भी 0 रहेगा। तो म्यू है वो तो कांस्टेंट वैल्यू, कभी 0 हो नहीं सकती। तो डेल जे एफ इक्वल टू रह जाएगा माइनस का डेल जे डी, ये दोनों इक्वेशनों में ये बराबर में 0 रहेगा। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, बराबर 0 में है, इसको लिख सकते हैं डेल जे एफ बराबर माइनस का जे डी इक्वल टू माइनस का रह जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में। अगर डेल जे बराबर 0 है तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है जिनका डेल जे का मान 0 होता है। वह एक समीकरण ऐसी है जिसको बोलते हैं सांतत्य समीकरण। सांतत्य समीकरण होती है डेल डॉट जे डेल रो डेल टी इक्वल्स टू 0। यह हमारे पास इस समीकरण को बोलते हैं सांतत्य समीकरण। सांतत्य समीकरण में डेल जे प्लस डेल रो डेल रो डेल अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास डेल जे बराबर 0 वाले इक्वेशन में है और हम जानते हैं कि डेल एफ बराबर डेल टी है, ये बराबर है, लेकिन नेगेटिव साइन में डिपेंडेंट करता है। अब अगर हम इस इक्वेशन में डेल जे बराबर इक्वेशन में ये लिखा जाए, इसलिए तो डेल जे बराबर यानी इसको फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन में या फिर डिफ्यूजन के रूप में, दोनों सेम रह जाएंगे, किसी भी एक के रूप में लिखना है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, केवल चिन्ह नेगेटिव है, साइन नेगेटिव रह जाएगा, बाकी दोनों सेम है। इसको डेल जे बराबर लिखा जाएगा
अगर डेल एफ बराबर कर देगा माइनस वन में, तो ये माइनस का निकलेगा डेल जे एफ बराबर, ये भी माइनस का, इसके बराबर ये माइनस, डिफ्यूजन में लिखा जाएगा ये माइनस का, ये माइनस का है डेल रो अपॉन डेल टी। डेल जे एफ की जगह लिखा गया है डेल जे डी, डेल जे डी की जगह लिख दिया गया माइनस में, माइनस का माइनस में, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास डेल जे डी बराबर जाएगा रो डेल रो अपॉन डेल टी, इतना सा इक्वेशन रह जाएगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई 12। अब एक लास्ट इक्वेशन और देखो, हमारे पास एक इक्वेशन थी, वह हमारे पास ये है, ये वाली इक्वेशन समीकरण नंबर 5, वह थी हमारे पास डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे, जे हमारे पास दो है, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू का म्यू, जे है हमारे पास जे एफ और जे डी वाले, जबकि डेल क्रॉस बी बराबर म्यू का तो म्यू, जे एफ की जगह जे एफ और जे डी की जगह लिख सकते हैं डेल, इसको इक्वेशन को आगे और भी बढ़ा सकते हैं, इसको जेड डेल जी डी हमारे पास डेल के रूप में, इसलिए इस इक्वेशन को इतना ही वाले में काउंट रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 हम फिर काम में ले सकते हैं, पहले इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल जे डी बराबर, रो को हम मैक्सवेल के प्रथम समीकरण के अनुसार लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी, रो बराबर हो जाएगा डेल डॉट डी, ये वाले में, ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है जिसको रो बराबर लिखा गया था डेल डॉट रो डेल डी, ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, तो यहाँ पर भी डेल है, यहाँ पर भी डेल है, तो इसको लिख सकते हैं जे डी बराबर डेल डी बाई डेल टी, इक्वेशन नंबर 13। अब हम 5 से 13 व 5 एक हमारे पास रह जाएगा ये वाली इक्वेशन से, तो 13 और 5 में 5 है हमारे पास डेल क्रॉस बी ये वाली, इसमें बराबर है म्यू जे, जे बराबर है जे एफ और जे डी, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू, जे एफ है वो तो जे एफ है, जबकि जे डी बराबर 13 से लिख सकते हैं डेल डी बाई डेल टी, इतना सारा। अब हमारे पास पूरी इक्वेशन में जे की वैल्यू केवल फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो जे एफ है वो सिर्फ जे के लिए रचेगा, क्योंकि अगर जे हमारे पास 2 थे तो जे डी डिफ्यूजन करंट के लिए, एफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया था, अब एक ही है तो एक का एक ही रचेगा, तो इससे इस समीकरण को जे एफ के बराबर हो जाएगा, म्यू अगर नीचे आए तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ये इक्वेशन है हमारे पास मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, जो बी और डी के रूप में, इस इक्वेशन को अगर एच के रूप में लिखा जाए, एच के पदों में, जबकि एच के पदों में लिखा जाए तो बी बराबर होता है हमारे पास एच, बी बराबर हो जाएगा म्यू एच वाले में, इतना सा। अगर ये म्यू अगर इसके भाग में आ जाए इस समीकरण में, तो b अपॉन म्यू बन जाएगा, b अपॉन म्यू है h के बराबर हो जाएगा इस समीकरण से, तो हमारे पास हो जाएगा b क्रॉस डेल क्रॉस b म्यू, ये म्यू भाग गुणा में इधर के भाग में आ गया, बराबर जो इक्वेशन जैसी है वैसी की वैसी डेल टी बाई डेल टी, इतना सा। अब b अपॉन म्यू इसको लिख सकते हैं h के बराबर, ये h के पदों में मैक्सवेल समीकरण है, ये हमारे पास हो जाएगी मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण, इसके अंदर b म्यू बराबर h लिखा गया है, डेल क्रॉस h बराबर j प्लस डेल d बाई डेल t, यहाँ पे j h j d ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ये हमारे पास मैक्सवेल की 4 समीकरण है। पहली समीकरण हमारे पास गॉस के नियम पर आधारित है, दूसरी समीकरण स्थिर विद्युत क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें आने वाली जाने वाली बल रेखाओं का बीजीयोग 0 है। तीसरी समीकरण विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित रह जाएगी। चौथी समीकरण एम्पियर के नियम पर आधारित है। इस समीकरण हमारे पास पूरी किताब में मैक्सवेल के 4 समीकरण पर आधारित हर टॉपिक किया जा सकता है।
प्रत्येक टॉपिक को करने के लिए मैक्सवेल की 4 समीकरण याद होना अनिवार्य है। इस टॉपिक को वीडियो के रूप में बनाने का अर्थ था कि आप इस चारों इक्वेशनों को हर टाइम याद रखा जाए, ताकि आने वाले सभी यूनिटों को किसी भी डेरिवेशन को किया जाएगा तो ये मैक्सवेल की 4 समीकरण पक्का आएंगे। इसलिए इन चारों इक्वेशनों को एक बार याद होना अनिवार्य है। पहले वाली चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का भी रेखा समाकलन उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीजीय योग के बराबर होता है। ये विद्युत धारा बीजीय योग इस पर डिपेंडेंट रहेगा म्यू पर, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 4 - 7 हेनरी वन। ये दूसरे में धारा घनत्व पर आधारित धारा का मान, धारा घनत्व पर आधारित विद्युत धारा का मान बीजीय योग रह जाएगा Z डॉट D वाले में। इस समीकरण को बराबर करने के लिए हमें म्यू से दोनों तरफ गुणा कर दिया गया। इन दोनों समीकरणों को 1 और 3 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से दोनों समीकरण म्यू और आई के बराबर वाले के काउंट है, तो इन दोनों समीकरणों को आपस में बराबर रखा गया। यह रेखा समाकलन पर आधारित है, यह पृष्ठीय समाकलन पर आधारित है। दोनों को बराबर करने के लिए स्टोक्स की कर्ल प्रमेय काम में ली गई है। कर्ल में क्रॉस लगेगा, डेल क्रॉस ये वाले में काउंट है। यहाँ पे दोनों में कर्ल का अगर डाइवर्जेंस दिया जाए तो 0 होता है, कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है। ये डेल क्रॉस जे वाले का ये पद इसलिए बनाया गया था क्योंकि किसी समय में धारा घनत्व का डेल बराबर समीकरण एक सातत्य समीकरण में होता है, तो इस समीकरण को जे 2 के बराबर हो जाएगा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट के लिए। अब इस समीकरण में समानता, यानी कि इस समीकरण और इस समीकरण में समानता के लिए म्यू और डेल का होना अनिवार्य था, तो म्यू और डेल का गुणा कर दिया गया और इक्वेशन हमारे पास ये बनी। डिफ्यूजन करंट और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर रहेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। बराबर करने के लिए इक्वेशन वापस बनाएगी, इसका मान समीकरण नंबर वापस डेल, ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण फिर काम में आई है। यहाँ पे रो था तो रो को मिल सकता है डेल डॉट डी, तो डेल से डेल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेड डी बराबर इक्वेशन ये बन जाएगी। अब समीकरण नंबर 5 हमारे पास जीटी जे थी, जे था, जे हमारे पास 2 है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू रखी गई है और एच के पदों में एच की वैल्यू रखी गई है। धन्यवाद।